मैं मोहम्मद दिलशाद 8वीं जमात के निसाब में शामिल गुलशन उर्दू का 5वां सबक लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस सबक का उन्वान है अपना नुकसान। इस सबक में हम पढ़ेंगे एक शख्स के बारे में जिसकी अशरफियाँ गुम हो जाती हैं और वो शख्स बहुत ही लालची रहता है और अपने आप को होशियार भी समझता है। एक शख्स उसकी अशरफियाँ पा लेता है, यानी उसकी अशरफियाँ एक गरीब शख्स को मिल जाती हैं। वो जब वापस करने आता है तो फिर वो शख्स यानी जिसकी अशरफियाँ गुम हो गई थी वो कहता है कि मेरी इस थैले में 110 अशरफियाँ थीं और 10 अशरफियाँ पहले ही आपने निकाल ली हैं, अब इसमें 100 अशरफी बची हैं। इस तरीके से वो इंसान उसे धोखा देने की कोशिश करता है। फिर वो गरीब किसान अपना फ़ैसला काजी के पास लेकर जाता है और फिर काजी फ़ैसला किसान के हक़ में देता है। चलिए शुरू करते हैं। बाज़ार में एक आदमी का एक थैला जिसमें 100 अशरफियाँ थीं, वो थैला कहीं खो गया। उसने शोर मचाया, मेरा थैला कहीं खो गया, उसमें मेरी 100 अशरफियाँ हैं। लोगों ने उस आदमी को शोर मचाते हुए सुना तो सोचा कि शायद वो एक गरीब आदमी होगा जो 100 अशरफियाँ खोने पर इस कदर परेशान है, और वो अशरफियाँ ही शायद उसकी सबसे बड़ी दौलत हैं। लेकिन दरअसल वो बगदाद के दौलतमंद आदमियों में से एक था। उसके लिए इतनी अशरफियों की ज़्यादा अहमियत नहीं होना चाहिए थी, लेकिन वो बहुत ही कंजूस और लालची आदमी था। वो सिर्फ दौलत जमा करना जानता था, खर्च करना नहीं जानता था। ना ही वो ज़रूरत के वक्त किसी की मदद करता था। अपनी दौलत को खर्च करना उसके लिए बहुत बड़े नुकसान के बराबर था। उसकी दौलत कहीं अगर खो जाए तो वो उसके लिए मौत से भी बदतर था। अब आप सोच सकते हैं कि 100 अशरफियों के खोने पर उसका क्या हाल हुआ होगा। मैं वो थैला कैसे खो सकता हूँ? वो बड़बड़ाने लगा। शायद किसी चोर ने उसे चुरा लिया है। अगर ऐसा है तो उसकी वापसी नामुमकिन है। फिर उसने सोचा कि शायद वो गली में मुझसे गिर गया हो और किसी ईमानदार आदमी ने उसे उठा लिया हो और वो मुझे खुद ही वापस कर दे। मैं मनादी करने वाले को शहर में भेजता हूँ। मनादी करने वाला यानी ऐलान करने वाला जो आज के दौर में हम देखते हैं कि रिक्शों पर लोग कुछ ऑडियो रिकॉर्ड करके और अलग अलग चीज़ों का एडवर्टाइज कर रहे होते हैं, प्रचार करते हैं। मैं मनादी करने वाले को शहर में भेजता हूँ और उस थैले को वापस करने वाले के लिए इनाम का ऐलान करवाता हूँ। इस तरह मुझे अशरफियाँ वापस मिल सकती हैं। ये वो अपने ही आप से गुफ्तगू कर रहा था। वो मुनादी करने वाले के पास गया और उससे कहा, शहर में तुम लोगों के सामने ये ऐलान कर दो कि जो मेरा खोया हुआ थैला वापस करेगा तो मैं उसे एक अशरफी इनाम में दूंगा। मुनादी करने वाले ने कहा, एक अशरफी के ऐलान से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको कम से कम 20 अशरफियाँ इनाम में देना चाहिए। कंजूस आदमी चिल्लाया, 20 अशरफियाँ? कभी नहीं, मैं तबाह हो जाऊंगा। मैं 5 अशरफियों से ज़्यादा नहीं दूंगा। मुनादी करने वाले ने कहा, 5 अशरफियों के बदले 100 अशरफियों का थैला कौन वापस करेगा? मैं आपका काम नहीं कर सकता। आखिरकार कंजूस आदमी 10 अशरफियाँ देने पर राज़ी हो गया और मुनादी करने वाले ने शहर में ऐलान कर दिया कि जो अशरफियों के थैले को वापस करेगा उसे 10 अशरफियाँ इनाम में दी जाएंगी। कुछ दिनों बाद एक किसान अशरफियों का थैला लेकर कंजूस आदमी के घर आया। कंजूस आदमी ये देखकर बहुत खुश हुआ कि इस थैले में पूरी 100 अशरफियाँ मौजूद हैं। उसने किसान से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। किसान ने इनकिसारी का माना है आजिज़ी, हम्बलनेस। उसने इनकिसारी से कहा, शुक्रिया की कोई बात नहीं है, थैला मैंने संभाल कर रखा, ये मेरा फ़र्ज़ है कि आपकी चीज़ आपको वापस कर दूं। लाइए अब मेरा इनाम मुझे दे दीजिए। इनाम? कैसा इनाम? कंजूस ने कहा। यानी कंजूस ने कहा, कैसा इनाम?
اب کسان نے پوچھا، کیوں؟ کیا آپ نے اشرفیوں کا تھیلا واپس کرنے والے کو 10 اشرفیاں انعام میں دینے کا اعلان نہیں کروایا تھا؟ کسان نے کہا، اشرفیوں کا تھیلا ملنے کے بعد کنجوس آدمی کی نیت خراب ہو گئی۔ کسان کی بات سن کر وہ بولا، اس تھیلے میں 110 اشرفیاں تھیں اور اب 100 اشرفیاں ہیں۔ تم نے پہلے ہی انعام کی 10 اشرفیاں اس میں سے نکال لی ہیں۔ اب یہاں سے بھاگ جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا۔ مجھے تمہارا تھیلا جیسا پڑا ملا میں ویسا ہی واپس کر رہا ہوں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو اور بے ایمانی کر رہے ہو۔ میں اس کی شکایت قاضی سے کروں گا، کسان بولا۔ اس نے جواب دیا، تم کہیں بھی جاؤ لیکن مجھ سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ کنجوس نے یہ کہہ کر دروازہ بند کر لیا۔ یعنی وہی رویہ اپنایا جو ایک طاقتور کمزور کے ساتھ عام طور پہ اپنایا کرتا ہے۔ آج بھی ایسے بہت سے لوگ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں، معاشرے میں دیکھنے کو مل جائیں گے جو اس طرح کا رویہ اپناتے ہیں۔ کسان نے قاضی کے پاس جا کر اس بے ایمانی کی شکایت کی۔ قاضی نے کنجوس آدمی کو بلوایا اور اس سے کہا، یہ کسان کہتا ہے کہ اسے تمہارا تھیلا راستے میں پڑا ہوا ملا، اس نے وہ تمہیں لوٹا دیا۔ تم نے اس تھیلے کو واپس کرنے والے کو 10 اشرفیاں انعام میں دینے کا وعدہ کیا تھا، وہ پورا نہیں کیا۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ کنجوس بولا، جناب یہ سچ ہے کہ میں نے تھیلا واپس کرنے والے کو 10 اشرفیاں دینے کا اعلان کیا تھا۔ اس آدمی کو یہ تھیلا ملا اور اس نے مجھے واپس کر دیا، یہ بھی سچ ہے۔ پھر تم نے اسے انعام کیوں نہیں دیا؟ قاضی نے پوچھا۔ اس نے وہ انعام اپنے آپ حاصل کر لیا۔ میرے تھیلے میں 110 اشرفیاں تھیں اور جب اس نے میرا تھیلا واپس کیا تو اس میں 100 اشرفیاں تھیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس نے انعام کی 10 اشرفیاں خود ہی اس تھیلے میں سے نکال لیں، اس لیے اب اسے اور انعام دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ قاضی نے کسان سے پوچھا، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں جناب، یہ سچ نہیں ہے، کسان نے کہا۔ میں ایک ایماندار آدمی ہوں، میں زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس انعام کی خاطر میں اپنا ایمان خراب نہیں کروں گا۔ اس کا تھیلا جیسا مجھے ملا میں نے ویسا ہی اس کو واپس کر دیا۔ اس میں 100 اشرفیاں ہی تھیں۔ یہ جھوٹا، بے ایمان اور کنجوس آدمی ہے۔ قاضی نے کہا، ذرا مجھے وہ تھیلا دکھاؤ۔ کنجوس نے وہ تھیلا قاضی کو دے دیا۔ کہا، یہی وہ تھیلا ہے جو تمہیں راستے میں پڑا ہوا ملا۔ قاضی نے کسان سے پوچھا، ہاں جناب یہی وہ تھیلا ہے۔ اس نے جواب دیا، ٹھیک ہے۔ تھیلا دیکھنے کے بعد یہ بات صحیح ثابت ہوتی ہے کہ یہ تمہارا تھیلا نہیں ہے۔ قاضی نے کنجوس آدمی سے کہا، یہ تھیلا 100 اشرفیوں سے پہلے ہی اتنا بھرا ہوا ہے کہ اس میں مزید یعنی اور 10 اشرفیاں نہیں رکھی جا سکتی۔ یہ تھیلا کسی اور شخص کا کھو گیا ہوگا۔ کسان تم اس تھیلے کو لے جاؤ اور اس وقت تک اپنے پاس رکھو جب تک کہ اس کا صحیح مالک اس کو لینے کے لیے تمہارے پاس نہ آ جائے۔ اگر کوئی اسے لینے نہ آئے تو تم اس کو اپنی ایمانداری کا انعام سمجھ کر رکھ سکتے ہو۔ قاضی نے یہ فیصلہ سنا کر وہ تھیلا کسان کے حوالے کر دیا اور کنجوس آدمی کو خالی ہاتھ گھر لوٹنا پڑا۔ وہ بہت مایوس اور دکھی تھا۔ وہ اپنے دل میں اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا کہ کیوں اس نے بلا وجہ زیادہ چالاک بننے کی کوشش کی اور لالچ میں اپنا نقصان کر بیٹھا۔ کسان کو اس کی ایمانداری کا پھل مل گیا اور کنجوس کو اپنا نقصان اٹھانا پڑا۔ کہانی سے سیکھ یہ ملتی ہے کہ ہمیں اوور اسمارٹ یعنی زیادہ چالاک نہیں بننا چاہیے، اوور کلیور یعنی زیادہ چالاک نہیں بننا چاہیے۔ کبھی کبھی بہت زیادہ چالاک بننے سے انسان خود اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اگر کسی کی چیز ہمیں کہیں بھی کسی بھی جگہ مل جائے اور اس کا مالک اس وقت موجود نہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو محفوظ کر کے رکھیں اور اس وقت تک اسے استعمال نہ کریں جب تک اس مالک کی نہ ملنے کی یا اس مالک تک نہ پہنچنے کی امید ختم نہ ہو جائے۔ یہاں الفاظ معنی دیے ہوئے ہیں۔
एक तरफ लफ्ज़ और दूसरी तरफ माना। अशरफी का माना सोने का सिक्का, लालची लालच करने वाला, मुनादी ऐलान करने वाला, ढंढोरची। इनाम खुश होकर दिया जाने वाला तोहफ़ा या रकम या सिला, मज़ीद और ज़्यादा, इजाफ़ा। नंबर 1, अब बताइए दौलतमंद आदमी क्यों परेशान था? इसका बहुत आसान जवाब है, आप उसको लिखें। उसने मुनादी करने वाले से क्या कहा? तीसरा सवाल, आखिर में वो कितनी अशरफियाँ देने पर राज़ी हुआ? चौथा सवाल, कंजूस आदमी ने किसान को इनाम क्यों नहीं दिया? नंबर 5, काजी के सवाल का कंजूस आदमी ने क्या जवाब दिया? नंबर 6, काजी ने झगड़े का क्या फैसला किया? नंबर 2, दिए गए अल्फाज से खाली जगह भरिए। वो सिर्फ बीच में क्या होगा जमा करना जानता था। वो बीच में क्या होगा ये आप ऊपर से देख सकते हैं कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। करने वाले के पास गया। आखिरकार कंजूस आदमी 10 क्या चीज़ देने पर राज़ी हो गया, वो लिखें। अशरफियों का क्या मिलने के बाद कंजूस आदमी की ख़राब हो गई। क्या ख़राब हो गई ये आप लिख सकते हैं। किसान को उसकी का फल मिल गया, किस चीज़ का फल मिला वो आप देख सकते हैं। कवायद, यहाँ कवायद में सिर्फ एक चीज़ की डेफिनेशन है, वो है मुतज़ाद। ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे की ज़िद हों मुतज़ाद कहलाते हैं। मुतज़ाद को आसान लफ्ज़ों में आप समझ सकते हैं कि एक दूसरे के मुखालिफ होना, एक दूसरे की ज़िद होना। और हिंदी में इसको विलोम शब्द कहते हैं और इंग्लिश में एंटोनिम कहते हैं। ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे की ज़िद हों मुतज़ाद कहलाते हैं, जैसे नुकसान और फ़ायदा, छोटा बड़ा, काला गोरा, मोटा पतला, पढ़ा हुआ अनपढ़। दर्ज झैल अल्फाज के तज़ाद लिखिए। नुकसान, फ़ायदा। अब उन्होंने एक लफ्ज़ की मिसाल दे दी है यहाँ, बाकी आप लिख सकते हैं। खोना, एक दो मिसाल मैं और बता देता हूँ। खोना, पाना, गरीब, अमीर। आगे अल्फाज पढ़ते हैं हम। खुश, मौत, ईमानदार, बदतर, कंजूस, ख़राब, सच, रात। अमली काम। नंबर 4, अमली काम ईमानदारी पर इसी तरह की दूसरी कहानियाँ हासिल करके दर्जा में सुनाइए। दर्जा यानी क्लास में सुनाइए। अब क्लास में अभी आप लोग मौजूद नहीं हैं तो आप घर पर सुना सकते हैं। ईमानदारी के फ़ायदे और बेईमानी के नुकसानात की अच्छी और बुरी आदतों की फ़हरिस्त बनाइए। फ़हरिस्त, लिस्ट बनाइए। इंडेक्स, फ़हरिस्त कहते हैं, इंडेक्स लिस्ट बनाना। तो आप कुछ चीज़ें एक लिस्ट में लिख सकते हैं कि ये ईमानदारी के लिस्ट में आती हैं, अंडर आती हैं, और कुछ चीज़ों को आप लिख सकते हैं जो बेईमानी के अंडर आती हैं, उनको आप लिख सकते हैं कि बेईमानी की फहरिस्त में शामिल कर सकते हैं उन चीज़ों को। उम्मीद है कि ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की अगर कोई मुश्किल पेश आती है तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं।